वेलकम टू पीसीएम ऑल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम विज्ञान के जो पेपर है इसको सॉल्व करेंगे। ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे ये 2024 में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पे 2024 में विज्ञान, अब पूर्णांक देखेंगे तो पूर्णांक आता है 70 नंबर का। 30 नंबर प्रैक्टिकल के मिलते हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट, समय जो होता है 3 घंटे 15 मिनट का होता है। यहाँ पे देखेंगे पहला इंस्ट्रक्शन देखेंगे, यहाँ पे निर्देश, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी 15 मिनट आपको क्या करना है, ये प्रश्न पढ़ना है। यहां से हम पहला नंबर प्रश्न देखेंगे, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण, यहाँ पे दर्पण बोला है जो काफी इंपॉर्टेंट है, दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। ए देखेंगे उत्तल, बी है अवतल, सी है समतल, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा अवतल। यहाँ पे आंसर हमारा सही हो जाएगा अवतल। दूसरा नंबर हम प्रश्न देखेंगे, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अब देखेंगे सेम है, यहाँ पे भी आभासी दिया है, आकार में बड़ा और प्रतिबिंब बोला है, लेकिन यहाँ पे कौन सा बोला है, लेंस बोला है। ये इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन में हमने देखा दर्पण, यहाँ पे हम देखेंगे लेंस है। तो हम देखेंगे ए ऑप्शन है उत्तल, बी है अवतल, सी है समतल, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दिस। तो इसमें हम उत्तल दर्पण करेंगे। हमारा आंसर सही होगा यहाँ पे उत्तल लेंस। कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तीसरा देखेंगे, आकाश के नीले रंग दिखने का कारण होता है। ए है परावर्तन, बी है अपवर्तन, सी है प्रकीर्णन और डी है विक्षेपण। तो हमारा जो प्रकाश, जो आकाश होता है नीले रंग दिखाई देता है, वो है प्रकीर्णन के कारण। सी ऑप्शन सही है। चौथा नंबर देखेंगे, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। ए है जल में, बी है कांच में, सी है हीरे में, डी है निर्वात में। तो जो प्रकाश की जो चाल होती है सबसे ज्यादा होती है या अधिकतम होती है, वो होती है निर्वात में। पांचवा नंबर देखेंगे, यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम समायोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। ए देखेंगे प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर का, बी है प्रत्येक प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली उष्मा का, सी हमारा ऑप्शन है प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का, और डी हमारा आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये जो हमारा आंसर होगा ये होगा सी। क्या होगा यहाँ पे, सी। यहाँ पे छठवां नंबर देखेंगे, किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है। यानी विभवांतर का इकाई पूछा है तो ए देखेंगे ओम, बी एम्पियर, सी वोल्ट और डी वाट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये है सी वोल्ट। ये प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ये होता है हमारा शक्ति का मात्रक वाट होता है। अब यहाँ पे देखेंगे सातवां नंबर, एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है। ए है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समानांतर, बी है चालक के प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा के समानांतर, सी है इन दोनों दिशाओं के लंबवत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा होगा सी ऑप्शन होगा यहाँ पे सातवें का सी, इन दोनों दिशाओं के लंबवत। यहाँ पे हम सेकेंड भाग देखेंगे, एल्केनों का सामान्य सूत्र है। एल्केनों का सामान्य सूत्र है तो देखेंगे एल्केन का सामान्य सूत्र होता है ये, बी ऑप्शन सही है, CnH2n-2, बी हमारा है CnH2n+2, सी है CnH2n और डी है C2H4। तो हम देखेंगे ये होता है एल्कीन का, तो यहाँ पे लिख देंगे एल्कीन। ये होता है एल्काइन, ये होता है एल्केन का। ये कौन सा सूत्र है, एल्केन का ये सूत्र होता है, तो ये हमारा बी सही है। निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है जिनमें CH2 का अंतर हो और 14 का अंतर हो। यानी जो अणुभार हमारा कितना आना चाहिए, 14, 12 धन 2 14, यानी 14 का अंतर होगा, वो क्या हो जाएगा, समजातीय श्रेणी का होगा। अब इसमें से देखिए 3 में से हम घटा के देखते हैं, 3 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 कार्बन बचेगा। और 6 में से हम देखेंगे 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, CH2 यहाँ पे ये बचा। यानी हम पहला हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, पहला हमारा है। अब दूसरा देखेंगे CH3CHO
CH3OH। तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखेंगे तो 3 1 4 है, यहाँ पे 3 1 4 है, तो 4 में से 4 गया है 0, O से O कट गया, और फिर कार्बन से कार्बन कट गया, 1 कार्बन बचा, तो ये नहीं होगा। दूसरा देखेंगे यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 4 में से 2 गया तो 2 हाइड्रोजन बचे। और कार्बन देखेंगे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 कार्बन, तो 2 कार्बन में से 1 कार्बन गया तो यहाँ पे बचा। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे, 4, और 2 घटा दिए तो 2 बचा। यानी हम देख सकते हैं पहला और तीसरा आंसर हमारा सही है। तो हम देखेंगे इसमें पहला और दूसरा है, बी में देखेंगे पहला और चौथा है, सी में देखेंगे दूसरा और चौथा है, डी में देखेंगे पहला और तीसरा है। तो हमारा क्या ऑप्शन सही है, पहला और तीसरा। इसमें भी घटा के देख सकते हैं, 6 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन में से 6 हाइड्रोजन घटेगा तो 0 आ जाएगा। यानी यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन से 0, यानी ये नहीं होगा। ये हमारा ऑप्शन कौन सही है, पहला और तीसरा, ये दोनों सही है। यहाँ से देखेंगे 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। हाइड्रोजन गैस देखेंगे तो ये है हमारा पोटेशियम, ऑप्शन हमारा सी सही है। ए तांबा, बी सोना, सी पोटेशियम, डी एल्यूमिनियम, तो हमारा सी सही है। शून्य पीएच वाला विलयन होता है, तो हम खींच सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा 7 का है, उदासीन है, ये 14 का है, ये क्षारी है, और यहाँ पे 0 क्या है, अम्लीय है। तो 0 देखेंगे तो शून्य यहाँ पे बोला है, तो शून्य देखेंगे क्या होता है, अम्लीय होता है, तो ये अम्लीय हमारा आंसर सही है। बी क्या है, क्षारी है, सी उदासीन है, इनमें से कोई नहीं। तो हम देखेंगे कि ये क्या है, उदासीन है, उदासीन, ये क्षारी, ये अम्लीय। 12 नंबर देखेंगे, सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। कौन सा यौगिक बनता है, ए देखेंगे ग्लूकोज, बी देखेंगे CH, Cl3, डी देखेंगे सी देखेंगे CCl4, और डी देखेंगे CfCl3। तो ये हमारा होता है ग्लूकोज। अगला नंबर हम देखेंगे, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है। CH3COONA। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, सोडियम एसीटेट है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में कराएंगे तो ये क्या आता है, मेथेन और सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो यदि हम NaOH कर दें यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, Na2, यहाँ पे 2 सोडियम हो जाएगा, और प्लस CO2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे CO3 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथेन का निर्माण होगा। ए ऑप्शन देखेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बी देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी देखेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, डी देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यदि हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड रखेंगे तो सोडियम कार्बोनेट हमारा प्राप्त हो जाएगा। 14 नंबर देखेंगे, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। ए है जल व खनिज पदार्थों का परिवहन, बी है वाष्पोत्सर्जन, सी है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। ये हमारा कौन सही है, सी सही है। मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है, मुख से, यकृत से, छोटी आंत से, पित्ताशय से, तो ये होती है मुख से। इसी प्रकार हम देखेंगे 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन से, पादप हार्मोन से बोला है थायरॉक्सिन, जिब्रेलिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन। तो ये पादप हार्मोन हमारा है जिब्रेलिन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से, और बी देखेंगे पीयूष ग्रंथि से, सी देखेंगे अधिवृक्क ग्रंथि से, और डी देखेंगे अग्न्याशय से। तो ये हमारा होता है पीयूष ग्रंथि से, ऑप्शन बी सही है। 18 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा परागकोश के अंदर बनता है। परागकोश की ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये बाह्य दलपुंज, बी है परागकण, सी है अंडाशय, डी है भ्रूणकोश। तो हमारा किससे, परागकण से, ऑप्शन हमारा बी सही है। 19 नंबर देखेंगे, पुष्प का जनन अंग है बाह्य दलपुंज, दलपुंज, जयांग, तना। ऑप्शन सी हमारा सही है, जयांग। लास्ट प्रश्न देखेंगे, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है एक्स किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, गामा किरणों से, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा बचाती है पराबैंगनी किरणों से। तो ये रहे बहुविकल्पी प्रश्न जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। अब देखेंगे खंड ब हमारा है, खंड भ उपभाग फर्स्ट यानी फिजिक्स का हम करेंगे। तो 21 नंबर हम प्रश्न देखेंगे। 21 नंबर क्या बोला है, एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 4 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक से पीछे आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 8 मीटर है,
तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर और कहाँ बनेगा। ये अब देखेंगे यहाँ से, तो हम यहाँ से सॉल्यूशन देखेंगे। अब ये देखेंगे, ये 21 नंबर हमारा प्रश्न रहा। अब यहाँ से हम देखेंगे हमारा क्या है, आर दिया है हमारा कितना, आर बराबर 2 दिया है। एफ निकालने के लिए सूत्र होता है एफ निकालने के लिए होता है r/2। तो हम यहाँ से निकालेंगे तो r का मान कितना है, 2 है, तो 2/2 तो 1 आ जाएगा। अब देखेंगे मोटर बाइक से वाहन की दूरी u, तो u बराबर क्या हो जाएगा, -4 यहाँ पे दिया है, u बराबर -4। अब ये रहा इसका आरेख, किरण आरेख देखेंगे, ये वाहन है, ये हमारा कौन सा दर्पण है, तो ये हमारा है उत्तल दर्पण। तो हम देखेंगे ये दर्पण है, ये प्रतिबिंब है 1.3 मीटर, ये 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाले, यू हमारा कितना है 4 मीटर यहाँ से। तो ये चित्र रहा। अब हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, जो फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो देखेंगे दर्पण में यहाँ पे, तो सूत्र होता है दर्पण में 1/f = 1/v + 1/u, ये सूत्र होता है। तो इसी सूत्र पर हमने देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एफ का मान कितना है, 1 रखा है, भी है यहाँ पे दिया है, यू बराबर कितना है 4 है, तो ऊपर जाएगा तो -4 कितना है, -4 है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी हम भी का मान निकाल सकते हैं 4/5, 4 में 5 का भाग लाएंगे तो 0.8 मीटर आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से 8 मीटर, वहाँ प्रतिबिंब 0.8 मीटर दूरी पर बनेगा। वस्तु दर्पण के पीछे है, प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे होगा, अर्थात आभासी व सीधा होगा। यहाँ पे कौन सा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, आभासी व सीधा। अब यहाँ से हम देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर हमारा है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 80 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक वस्तु देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति तथा किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे ये प्रश्न है। सबसे पहले हम देखेंगे निकट दृष्टि दोष के लिए u बराबर -∞ लेते हैं। भी हमारा क्या है, -80 मीटर है, यहाँ से 80 मीटर। f निकालेंगे तो f के लिए एक सूत्र होता है जिसे हम देखेंगे, तो f बराबर होता है 1/f = 1/v - 1/u। लेंस जैसा प्रयोग होता है ये सूत्र। तो यहाँ से हमने प्रयोग किया सूत्र, तो 1/f 1/-80 ये रखेंगे, माइनस 1/-∞, तो इसका मान 0 होता है। तो यह 1/-80 इसको यह हो जाएगा f = -80। इसको सॉल्व करने पर लेंस की फोकस दूरी f = -80 मीटर। तो हमको क्षमता भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्षमता निकालना हो तो p बराबर 1/f, मीटर में हो तो मीटर के लिए 1/80, तो यहाँ पे हो जाएगा -0.0125 डिवाइड करने पर, तो डायोप्टर में आ जाएगा। तो ये रहा हमारा 22 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ से 23 नंबर हम प्रश्न देखेंगे। इसमें बोला है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो ये रहा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यहाँ से तो हम देख सकते हैं ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। चालक पर बल है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है या चुंबकीय क्षेत्र है, विद्युत धारा है। तो ये आप चित्र देख सकते हैं, ये इसका जो डिफिनीशन है। 24 नंबर हम प्रश्न देखेंगे। ये 6 नंबर के आते हैं। अथवा करके दिया है, चाहे तो हम अथवा कर सकते हैं और चाहे तो हम ये प्रश्न कर सकते हैं, दोनों हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं घरेलू विद्युत परिपथ की व्यवस्था को चित्र बनाकर स्पष्ट रूप से समझाइए। तो पहले इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये रहा प्रश्न और इसके उत्तर हम देखेंगे। ये रहा घरेलू विद्युत परिपथ, देख सकते हैं आप, यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। ये प्रतिवर्ष ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं 6 नंबर में, तो आप देख सकते हैं यहाँ से। ये लघु पथन है, अतिभारण है, लास्ट में हमारा क्या है, फ्यूज है। तो ये रहा, यहाँ से लगाए घरेलू विद्युत परिपथ से यहाँ तक इसके आंसर है। आप लोगों को 2-3 बार इसको पढ़ना पड़ेगा और इसी टाइप्स के प्रश्न करने पड़ेंगे, हल करने पड़ेंगे, ताकि ये आपको 6 नंबर मिल जाए आसानी तरीके से। अब अथवा वाला हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा समांतर क्रम में है, समांतर। तो समांतर का सूत्र होता है 1/, हम लिख सकते हैं R1, 1/R1, R बराबर 1/R1 + 1/R2। R1 हमारा 6 है, R2 हमारा क्या है, 2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो R का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 3/2 यानी 1.5।
अब देखेंगे 1.5 ये आ गया 1.5 था, ये 1.5 ये क्या हो गया हमारा श्रेणी क्रम। तो ये दोनों मिलके हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा श्रेणी। एक बार हम करेंगे समांतर में, इसको हल करेंगे तो समांतर में को हल करेंगे तो क्या बन जाएगा, फिर श्रेणी बन जाएगा। तो श्रेणी का हमारा हो जाएगा, यहाँ से हम आर डैश बराबर लिख सकते हैं आर, यहाँ पे R1 R2 लिया तो R3 R, यहाँ पे R ये क्या है R है तो R3 2 तो यहाँ पे ले लिया था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आर डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर का मान कितना है 1.5 प्लस R3 का मान कितना है 0.8। तो आर डैश का पूरा वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.3 आ जाएगा, 8.13 होता है 2.3 हो जाएगा। तो यहाँ से कुल प्रतिरोध आ गया। अब देखेंगे पहला प्रश्न हमारा क्या बोला है, प्रवाहित धारा। तो प्रवाहित धारा देखेंगे तो आई बराबर V/R2 पे लेंगे। तो V हमारा कितना दिया है 12 दिया है, तो 12/2.3 तो आ जाएगा 5.2 एम्पियर, इसका मात्रक हो गया। ये हमारा कौन सा प्रश्न हो गया, यहाँ से दूसरे नंबर का हो गया। तीसरा में हम देखेंगे, यहाँ पे तीसरा को सॉल्व करेंगे। तो तीसरा में हमारा क्या बोला है कि 0.8 ओम प्रतिरोध की सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो V बराबर क्या होता है I/R2। I का मान हमने जस्ट यहीं पे निकाला, तो I का मान कितना निकाला 5.2 और R का मान कितना है यहाँ पे आ जाएगा 0.8। कितने पे पूछा है 0.8 पे, तो ये R का मान हो जाएगा, ये किसका मान हो जाएगा R का मान हो जाएगा। और I हमारा यहाँ से दिया है 5.2, अभी जस्ट निकाले यहाँ से I। तो इसको सॉल्व करेंगे तो I का मान हमने 5.2 रखा, R का मान रखा हमने यहाँ पे पूरा R हो जाएगा, R2 नहीं होगा, तो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 4.16 4.16 वोल्ट, 4.16 वोल्ट ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे उपभाग सेकेंड, 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ये बहुत ज़्यादा आसान होता है, एक एक नंबर के हैं, 4 प्रश्न है, चारों एक एक नंबर के हैं, तो 1 2 3 4 इसको सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ से पहला वाला प्रश्न सॉल्व करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का ट्वाइस, यहाँ पे लिखेंगे CaOH का ट्वाइस। फिर देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, फिर तीर लगाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट CO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और प्लस जल H2O। तो यहाँ से ये हमारा हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो गैस लिख देंगे, फिर कैल्शियम कार्बोनेट हमारा सॉलिड है ठोस है तो लिख देंगे, H2O क्या हमारा लिक्विड है। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बैलेंस हो गया। देखिए पहला क्वेश्चन आपको बैलेंस हो गया, जैसे बोला उसी तरह से आपको फॉर्मूले लिख देना है, ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए 100%, तब जाके आपका क्वेश्चन पूरे सॉल्व होंगे। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्मूला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ये होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का ये होता है, जल का ये होता है CaCO3। अब यहाँ से सेकेंड नंबर देखेंगे बेरियम क्लोराइड, यहाँ पे सेकेंड नंबर देखेंगे बेरियम क्लोराइड BaCl2 अब एक कोस लिख देंगे, प्लस हमारा क्या बोला है दूसरा नंबर पे पोटेशियम सल्फेट तो K2SO4। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा आसान है, बस फार्मूले आपको लिखना है, आपका बैलेंस हो जाएगा। बेरियम सल्फेट BaSO4 अब प्लस हम देखेंगे यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड, तो यहाँ पे KCl, तो हम देखेंगे यहाँ पे कितना है 2 है तो 2KCl, तो ये हो जाएगा, ये बैलेंस हो गया हमारा। तो बेरियम सल्फेट हमारा सॉलिड होता है और पोटेशियम क्लोराइड एक कोस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब देखिए दोनों हमने सॉल्व किया, जैसे जैसे बोला है बेरियम क्लोराइड का सूत्र लिखा, फिर पोटेशियम सल्फेट का लिखा, फिर बेरियम सल्फेट का लिखा, पोटेशियम क्लोराइड का लिखा, बस लिखना है आपको, बैलेंस हो गया यहाँ से। अब हम यहाँ पे देखेंगे थर्ड नंबर देखेंगे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, तो जिंक का Zn होता है सॉलिड होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल देखेंगे तो H2SO4 ये एक कोस में होता है। अब हम तीर लगाएंगे, अब बोला है जिंक सल्फेट तो ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस, क्या होता है हाइड्रोजन गैस जिंक सल्फेट। अब यहाँ पे देखेंगे कि जब हम धातु का अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जैसे बोला वैसे आपको लिख देना है। देखिए हमने जैसे बोला वैसे बस यहाँ पे फॉर्मूला लिखते चले जा रहे हैं, एक एक नंबर हमको आसानी से मिलते चला जा रहा है। फिर देखेंगे यहाँ पे चौथा नंबर बोला सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 हमने लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे बोला है देखेंगे जिंक क्लोराइड तो ZnCl2। अब यहाँ पे बोला है सिल्वर क्लोराइड AgCl, फिर बोला है जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का ट्वाइस।
अब देखेंगे बैलेंस करेंगे। अब देखेंगे जिंक पे +2 चार्ज होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और Ag पे +1 होता है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए हमको, 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो बस 2 से हम यहाँ पे गुणा कर देंगे और तो यहाँ पे हो जाएगा 2AgCl, क्योंकि 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन हो गया, 2Ag है तो 2Ag हो गया, NO3 अब देखेंगे 2NO3 है तो ZnNO3 का ट्वाइस। तो बस इसी तरह प्रकार हम सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से बस फार्मूले रखना है, हल्का फुल्का ये बैलेंस कर देना है। अब यहाँ से प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, निम्नलिखित का कारण समझाइए। पहला हमको कारण समझाना है, एक जस्ते की छड़ को कॉपर सल्फेट विलयन में डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो क्यों गायब हो जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा जिंक है और प्लस कॉपर सल्फेट के विलयन में हम इसको डालते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जिंक की क्रियाशीलता अधिक होती है, कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पे बना देगा जिंक सल्फेट और यहाँ पे कॉपर, यानी क्रियाशीलता किसकी ज़्यादा है, जिंक की। तो जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर हमारा बाहर निकल गया। तो ये हमारा जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, और उसका नील धीरे धीरे क्या हो जाता है, रंग नीला रंग धीरे धीरे क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे जिंक हमारा क्या है, कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील धातु है। अधिक क्रियाशील धातु क्या है, जिंक है, यानी जिंक की क्रियाशीलता क्या होती है, कॉपर से अधिक होती है। अब यहाँ से दूसरा प्रश्न देखेंगे, आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, अब देखेंगे ये प्रश्न रहा तो ये इसका आंसर रहा, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर देख सकते हैं, ये प्रश्न प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे उत्तर हैं, ये वाला उत्तर है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर हम 27 देखेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके 2 उदाहरण लिखिए। तो 2 उदाहरण भी हमको देना है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये रहा उदासीनीकरण अभिक्रिया, किसी अम्ल की किसी क्षारक से अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल के निर्माण की क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। पहला देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से HCl से रिएक्शन कराएंगे तो नमक और जल बनेगा, पहला रिएक्शन हो गया। दूसरा हमारा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से और अम्ल से कराएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड और जल प्राप्त होगा। तो ये दोनों यहाँ से रिएक्शन प्राप्त हो गए। ये रहा इसका डिफिनीशन, आप देख सकते हैं ये 14 नंबर प्रश्न है। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा नंबर हमारा क्या है, भर्जन को उदाहरण सहित समझाइए। ये दूसरा प्रश्न हमारा, भर्जन को उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं भर्जन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा भर्जन के जो परिभाषा रहे, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो भर्जन भी प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। थर्ड नंबर देखेंगे, आईपीएससी नेम लिखना है हमको। तो देखेंगे यहाँ पे 2 कार्बन है तो 1 2 नंबरिंग करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा, ये COOH है तो OH अम्ल लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह है, तो ये हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। ये देखेंगे हमारा कितना है, यहाँ से CH3CHO ये है तो 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को एथेन कहते हैं, उसमें अल जोड़ेंगे, CHO में हम अल लगाते हैं, अनुलग्न में हम क्या लगाते हैं, अल, तो ये हो जाएगा एथेनल। ये आईपीएससी नेम हो गया, एथेनल और एथेनोइक अम्ल, ये रहा। अथवा में देखेंगे, अथवा में हमारा प्रश्न है, तो अथवा वाला हम भी देख सकते हैं यहाँ पे 27 नंबर पे। तो क्या है, मिसेल संक्षारण युगात्मक अभिक्रिया। इसमें सबसे पहले हम मिसेल देखेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे, ये रहा उत्तर, यहाँ से आप देख सकते हैं मिसेल के बारे में, और यहाँ पे देख सकते हैं मिसेल का निर्माण, ये रहा इसके उत्तर। अब यहाँ से तीसरा नंबर हम देखेंगे योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ से रहा, ये रहा योगात्मक अभिक्रिया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। तो ये रहा इसकी परिभाषा, जैसे हम पैलेडियम निकल के उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। डबल बांड हो या ट्रिपल बांड हो, इसमें क्या करेंगे, अब चयन कराएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, देखिए जुड़ा हुआ है। तो ये रहा इसकी परिभाषा, और ये यहाँ से। अब लास्ट हम देखेंगे संक्षारण। तो यहाँ से हम संक्षारण के बारे में देख सकते हैं, ये रहा संक्षारण यहाँ से, और यहाँ तक इसके उदाहरण भी देख सकते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।